to this stage where we are now, and now genomics are broadly categorized into two types. One is the structural genomics and another is the functional genomics. ये दो मेन ब्रांचेस है हमारी जीनोमिक्स की. जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है वो कहती है स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर. Physical nature of genomes that include sequences. यहाँ पर सिर्फ हम सीक्वेंसिंग और मैपिंग की बात करते हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या होगी, उसका अरेंजमेंट क्या होगा. बट जब हम फंक्शनल जीनोमिक्स में मूव करते हैं तो functional genomics is the study of the expression and function of the gene. Study of expression and function of the gene. यहाँ पर उस जीन का पर्टिकुलर क्या फंक्शन है और किस कंडीशन में किस पर्टिकुलर सेल में कब वो एक्सप्रेस करेगा, तो वो हमारा फंक्शनल जीनोम है. तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हमारे पास आता है इट इन्वॉल्व्स हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग. किसकी? जब हम पूरा सीक्वेंस करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, फॉलोड बाय असेंबली, उसको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस. डिफरेंस आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स में. एंड इन दिस इट अगेन इन्वॉल्व हाई थ्रूपुट. बट हाई थ्रूपुट का मीन्स है जहाँ पर इंटेंसिव स्टडीज है. डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजीज है. High throughput experimental methodologies combined with statistical and computational analysis. Computational analysis of result. So this is about the structural and functional genomics. जो नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, उसका एक जनरल हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स वही मेथोडोलॉजीज जब हमें पूरा जीनोम स्टडी करना है तो उसके लिए जो मेथोडोलॉजीज यूज हुई है वो कौन कौन सी हैं. और ये ब्रॉडली सीक्वेंसिंग के लिए हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम के लिए दो मेथोडोलॉजीज है. फर्स्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें होल जीनोम रैंडम शॉटगन मेथड है, और दूसरा है डायरेक्टेड सीक्वेंसिंग. सिर्फ अभी आप नाम याद कर लीजिए बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस विद बैक कंटीक्स. Back are a type of the vectors: bacterial, artificial, chromosomes, और जो कंटीग्स वर्ड है दैट इज कॉन्टिन्यूअस. जो कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंसेस होती है, डायरेक्टेड सीक्वेंसिंग विद
बैक कंटेन्स, और दूसरा हमारे पास है रैंडम शॉटगन मेथड। इन दो मेथड से हम पहले पूरे जीनोम को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स को स्टडी करते हैं। सो दिस इज अबाउट द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, एंड नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीन प्रेडिक्शन एंड काउंटिंग। जो हम जीन प्रेडिक्शन एंड काउंटिंग पढ़ेंगे वो ये कहता है कि जीन जितने हमने प्रिडिक्ट किए थे और जितने फाइनली काउंट किए, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है, और अगर वो सेम है तो वेल एंड गुड, बट अगर वो डिफरेंट है तो क्यों। अभी हमने डिस्कस किया कि बिफोर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वर थिंकिंग दैट देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 1 lakh or more than that number of the genes present in the human body. But actually, when the project was over, they found it that there are 20 to 25,000 of the genes. So we can say that this gene prediction and gene counting doesn't matches, and it is a problem of a computational biology. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट ने ये पता करने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। या तो हम काउंट सही नहीं कर रहे हैं, या एक्सपेरिमेंट सही नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज है जो मिस हो रही है। तो दे हैव सेड दैट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीन्स। And later on it was found that जितना भी हमारे पास प्रेडिक्शंस है वो किन से आता है, सिर्फ उन जीन से आता है जिनको हम एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और हो सकता है कुछ चीजें बीच में मिसिंग हो, and then the answers come with two words. They've given the word, there are the experimental errors in gene prediction. This question is important. Why the number of genes are not matched with the gene prediction, and that is due to the experimental error which arises due to overlapping genes और स्प्लाइस वेरिएंट्स। ये दो चीजें ऐसी है जिनकी वजह से हमें रिजल्टेंट्स डिफरेंट मिल रहे हैं। व्हाट आर ओवरलैपिंग जीन्स? ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं कि एक जीन के अंदर एक और जीन प्रेजेंट है। से दिस कंप्लीट इज जीन एक्स and there is small segment of another gene in it which is Y gene. तो एक ही सेगमेंट में हमारे पास दो डिफरेंट जीन्स है। स्प्लाइस वेरिएंट्स क्या कहता है, आपके पास डिफरेंट इंट्रॉन्स और डिफरेंट एक्सोन्स होते हैं। से दीज आर इंट्रॉन्स and these are exon 1, exon 2, exon 3. अब यहाँ पर जब आरएनए बनता है तो हो सकता है किसी कंडीशन में सिर्फ E1 और E2 कंबाइन कर रहे हैं, किसी कंडीशन में E1, E2, E3 तीनों एक्सॉन्स कंबाइन कर रहे हैं, किसी कंडीशन में E1 और E3 कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और कंडीशंस अलग अलग है कि कौन सा सेगमेंट अब इंट्रॉन की तरह एक्ट कर रहा है, एंड देयरफॉर वी गेट अ वेरियस टाइप ऑफ द
splice variants, means resultant of the splicing. Therefore, we have the different number of the genes which we termed as the experimental error is in gene prediction and counting is due to overlapping genes or the splice variants. And in our book there is a table given which is very important, because every time a question arises from this table correlation, यहाँ पर जो हमें टेबल दी है उस टेबल के अकॉर्डिंग आई एम नॉट ड्राइंग द होल टेबल ऑन पेज नंबर 61 the table 1 maybe in books it varies, the table 1 of this chapter. यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, then the number of chromosomes, then genome size, इसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्रेडिक्टेड जीन्स, कि हमने कितना आइडिया लगाया, and next is the part of the genome which encodes for the protein, means जो functional part है वो कितना है, which encodes for the protein, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है. यहाँ पर आपको 6 ऑर्गेनिजम्स दिए हैं. I will take only 3 examples. First is E. coli. E. coli का number of chromosomes सिर्फ 1 होता है. The genome size is very small, 5 into 10 raised to power 6 base pairs है इसके अंदर, जिसमें से हमें सिर्फ 5000 जीन्स मिले, और इसका जो एक्टिव पार्ट है इट इज 90%. इसमें जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट है वो नहीं होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्म का, कैनोरिबिटा एलिगेंस. यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स है 6 एंड देयर इज 1 into 10 raised to power 8 base pairs, and number of the predicted genes is 19,000 and the active part is 27%. While when we discuss about the humans, होमो सेपियंस की अगर हम बात करते हैं, होमो सेपियंस में 23 क्रोमोसोम्स है, कंपैरेटिवली वेरी लार्ज जीनोम, 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स होते हैं, और अभी हमने कहा 20 से 25,000 जीन्स हमने पढ़े हैं, और इसका सिर्फ 5%, इवन हम कह सकते हैं कि लेस देन 5% जीनोम इज एक्टिव, इतना ही जीनोम फंक्शनल होता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर आप कंपैरिजन देखें इन दो ऑर्गेनिजम्स का, वर्म इज वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द ह्यूमंस. अगर ह्यूमंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल लिया जाए और वर्म का लिया जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में आप देखेंगे कि हमारे अंदर हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ वेरी एडवांस, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एडवांस, रिप्रोडक्शन इज एडवांस. सो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, वी हैव द advanced organ system as compared to the worm. But when we compare the genome and genome size and the number of the genes, genome size में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, but still there is variation, 10 times इससे ज़्यादा है ये. यहाँ पर number of 30 times it is more. number of predicted genes में अगर हम number of genes की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है. एक छोटे से वर्म में 19,000 तक जीन्स हैं, जबकि एक इतने बड़े ह्यूमन बीइंग में विच इज़ सो कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर आइज का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, एंड वी हैव ओनली 20 to 25,000 ऑफ जीन्स.
And when we compare this number of predicted genes, now the question occurs, if this prediction is unreliable. यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्ट दिस सेंटेंस, if this reflects the unreliability of in silico gene prediction. If this reflects the unreliability of in silico gene prediction. What does this in silico means? जब भी in silico means आता है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की. इन सिलिको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कंप्यूटर्स है उसमें जो चिप्स लगी होती है, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकन. और जितना हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, दैट एनालिसिस वी डू विद द हेल्प ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच. कंप्यूटर्स की हेल्प से पूरा एनालिसिस हो रहा है. अब यहाँ पर इसी सेंटेंस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं. क्या ये अनरिलायबल है इन सिलिको जीन प्रेडिक्शन? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये शो कर रहा है अनरिलायबिलिटी, मीन्स वी कैन नॉट रिलाई ऑन द gene prediction by the in silico methods, because a small organism is of this much genes and the large organism contains this much of the genes. But they have already explained it, because this may occurs because of the experimental errors, or we can say this may occurs because of the overlapping genes and the splice variants. So we have to explain these two words while we are answering this question, कि जब भी हम बात करते हैं अनरिलायबिलिटी की, तो अनरिलायबल नहीं है, बल्कि वहाँ पर ये डिफरेंसेस आ सकते हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग जीन्स एंड स्प्लाइस वेरिएंट्स. हो सकता है वॉर्म्स के अंदर जो स्प्लाइस वेरिएंट्स है, दे आर अ मोर नंबर इन कंपैरिजन टू द ह्यूमंस. So, next question which occurs from this topic is that if there is any correlation between the complexity level of two organisms and the number of genes. So, we can say no, there is no simple correlation between the complexity level of the organism and the number of genes. And when we are explaining this, we have to explain it with the example. So you have to draw the table in this answer. We cannot simply say that the complexity level and the number of genes are directly correlated. There is no need that they are correlated, because the variations may arise, and these variations, the answer of these variations lies in these two words: overlapping genes and splice variants. So I will try to engross questions of this topic in the description box, and you can check out the questions from there. So thank you for today, and in the next lecture we will discuss about the SNPs, that are the single nucleotide polymorphism. Take care.